हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक इंडियन इकोनॉमी का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैनल पे ये पहली सीरीज है इंडियन इकोनॉमी की, जिसमें हम खास करके जो लेटेस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होते हैं जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या इंटरव्यू या मेंस में आ जाते हैं कैंडिडेट के सामने, तो उनको पता नहीं चलता कि ये क्या है। तो हम सिंपली छोटे छोटे वीडियो में लेटेस्ट जो टर्मिनोलॉजी है और साइमल्टेनियसली मैं रमेश सिंह का जो इंडियन इकोनॉमी का बुक है उसको गो थ्रू करवाऊंगा, ताकि अभी छोटे छोटे वीडियो से अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में तैयार कर पाएंगे। एक्चुअली जो भी कैंडिडेट आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं या साइंस से आते हैं, कोई बीटेक किए हुए हैं, जिनका कि इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, वो एक्चुअली मुश्किल फील करते हैं इसमें। वो सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत कठिन है, या उन छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उसको न समझते हैं और इग्नोर करने लगते हैं। उनको लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जनरल जो भी साइंस उधर जो बचते हैं करंट अफेयर्स, उससे मैं कहीं ना कहीं अपने नंबर की भरपाई कर लूँगा। लेकिन ये आपको बता दें कि यूपीएससी या जो भी स्टेट पीसीएस हैं, खास करके यूपीएससी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि आपके प्रीलिम्स में यदि 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 25% का होल्डिंग केवल इकोनॉमिक्स के पास है। ठीक है, तो आप इसको कभी इग्नोर ना करें। जितने भी टॉपर्स होते हैं, जो कि आप देखेंगे 100 रैंक के नीचे रहते हैं, उनकी खासियत यही रहती है कि इस चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं। इसी से वो अपने आप को सारे से आगे कर लेते हैं और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसको समझ लेंगे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को तो इतना आसान लगेगा। आप बजट जब पढ़ेंगे, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप, जो तो लगेगा कि ये तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें जस्ट टर्मिनोलॉजी मतलब आपको डिक्शनरी बनाना है छोटे छोटे टर्म्स का, और आप देखेंगे कि ये कुछ नहीं है, जस्ट कंसेप्ट का खेल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आपकी डेली लाइफ में ये यूज हो जाएगा। जो भी न्यूज आते हैं तो आप सोचेंगे हाँ ये टर्मिनोलॉजी यही तो बोल रहा है। इसमें जस्ट टर्मिनोलॉजी का खेल है। आप जैसे कोई वर्ड इंग्लिश में आपको बोल दे जिसकी मीनिंग नहीं पता, तो आपको लगता पता नहीं क्या बोल रहा, लेकिन आप जो मीनिंग समझ जाते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है आपके लिए समझना उस चीज़ को। इकोनॉमिक्स में वही वर्ड का खेल है, टर्मिनोलॉजी का खेल है। एक एक वर्ड बहुत सारी चीज़ को डिफाइन कर देती है। एक वर्ड में एक पैराग्राफ छुपा होता है इसमें। तो आप इसको इग्नोर ना करें और इस सीरीज को फॉलो करें। हम आशा करेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज जो मेरा पहला वीडियो है मैं स्टार्ट करता हूँ, जो स्टार्टअप्स को लेके है कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आजकल ये पैंडेमिक जो कोरोना का है उसके बाद ही बहुत चर्चा में रहा स्टार्टअप्स। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी इसको बूस्टअप करने की कोशिश किया है, क्योंकि मेक इन इंडिया आजकल चल रहा है। तो इसको प्रमोट करना, आप जब ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे तो आपको यही सब मैंडेट मिलेंगे कि ये सब चीज़ों को आपको प्रमोट करना है। तो आप जब तक इसके बारे में जानेंगे नहीं, जब तक आप क्या करेंगे। इंटरव्यू में भी आपसे उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीलिम्स में इसी से क्वेश्चन आएंगे, आपके मेंस में इसी सबसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप उसी चीज़ को फोकस करें जो कि आपके आगे आने वाले जहाँ भी हर एक मोड़ है सब पे इसका सामना होगा। तो क्यों ना इसको हम इजीली ग्रैब कर लें, ताकि कहीं भी आए तो लगे हाँ ये तो मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं आज स्टार्टअप से शुरू करता हूँ। स्टार्टअप एक्चुअली क्या है? स्टार्टअप एक कंपनी का सबसे इनिशियल फेज होता है। कोई जब कंपनी बनता है, बड़े कंपनी जैसे फेसबुक बना, गूगल बना, माइक्रोसॉफ्ट बना, या जो भी टाटा या जियो जो रिलायंस कंपनी से बना, तो एक्चुअली ये एकाएक नए कंपनी का रूप नहीं ले लिया कि आज आया अचानक खड़ा हो गया। नहीं, ये पहले इनिशियल फेज में एक लोग, दो लोग, तीन लोग, जिसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं,
वो लोग आइडिया लाते हैं कि चलो हम ये करते हैं, इसके बाद ये करेंगे, कुछ लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे करके एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है। फिर वहाँ से एक स्टार्टअप तैयार होता है। फिर वो स्टार्टअप कैसे कैसे आगे बढ़ता है, क्या फेजेज होता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ताकि आपको पूरा स्टार्टअप से कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएँ, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं पे भी। अच्छा, मेरा जो ये सीरीज रहेगा उसमें ये नहीं रहेगा कि हम केवल प्री के फोकस करके पढ़ाएंगे आपको, मेंस के फोकस। मेरा रहेगा कि एक बार पढ़ो तो एटलीस्ट कहीं भी आपको रुकना ना पड़े, कंसेप्ट ऐसा बिल्ड हो जाए ताकि आप लिख पाओ उस पर एक पैराग्राफ, अच्छे नंबर्स ला पाओ। अपने भीड़ से आपको अलग होना है तो आप इसको देखो। तो स्टार्टअप के लिए अब देखो, इस स्लाइड में सबसे पहला मैं ऐड किया हूँ कि इकोसिस्टम में क्या क्या जो है इन्वॉल्व रहता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम होने के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स होते हैं। कोई लोग टेक्निकली स्किल्ड है तो सोचेगा यार हम ऐसे करके ये कर सकते हैं। उसके बाद किसी के पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है, किसी के पास पैसे हैं, सोचता है कि यार कुछ ऐसा कंपनी स्टार्ट करें जिसमें हम कि अपना पैसा इन्वेस्ट करें। उसके बाद रिस्क टॉलरेंस जिसके पास है कि हाँ यार लगाओ, देखते हैं क्या होगा, या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, एक बार तो ट्राई करके देखते हैं, जो हो ही जाए सक्सेस। विजिबल सक्सेसेस, उनको लगता है कि हाँ यार इसमें सक्सेस दिख रही है, उसको दिखता है, एक होप रहता है। उसके बाद कोलैबोरेटिव कल्चर्स, दो चार लोग मिलके कि चलो हम ये कर देंगे, हम फंडिंग कर देंगे, हम टेक्निकली सपोर्ट कर देंगे, हम गाइड कर देंगे, ऐसे करके दो चार लोग मिलते हैं इसमें, तब जाके ये इकोसिस्टम स्टार्टअप का बनता है। उसमें कुछ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट होते हैं, जब आप स्टार्टअप कोई कंपनी करते हैं तो ऊपर से आता है कि नहीं आपको ये यहाँ पे रजिस्टर करवाना है, कंपनी एक्ट जो हमारा 1956 है उसके तहत इसको रजिस्ट्री कराओ, ऐसा कुछ। तो बहुत सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मैं धीरे धीरे आपको वो सब चीज़ें बताऊंगा सीरीज में। अच्छा, आप जब स्टार्ट करते हो उसमें कुछ एक्सपीरियंस मेंटर्स भी होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी पहले से इस तरह की चीज़ों से गुजरे हैं, किसी कंपनी को खड़ा किए हैं या वो देखें खड़ा होते हुए या वहाँ पे काम किए हों, तो एक्सपीरियंस मेंटर्स की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसमें इंटरप्रेन्योरल कल्चर, वही जो बोले कि इनोवेटिव आइडिया, लगता है कि हाँ ऐसा कल्चर होना चाहिए जो सोचें। तो ये सारे चीज़ मिलके क्या होता है कि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, तो हम स्टार्टअप का डिफिनीशन क्या देंगे यदि बोला जाए या लिखना पड़े कहीं पे या कोई पूछे इंटरव्यू में, तो कैसे लिखें कि ये स्टार्टअप क्या है, एक कंपनी का फर्स्ट स्टेज है ऑपरेशंस का। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में आप ऐसे समझना, कभी भी लोड मत लो, एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ो और अपने आप को इनरीच करो टर्मोलॉजी से, है ना। कि जैसे ही स्टार्टअप आए समझ लेना कि एकदम फर्स्ट फेज है, इनिशियल फेज है कंपनी का, जो कि एक बड़े कंपनी का रूप कभी ले सकता है। स्टार्टअप्स आर फाउंडेड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स, है ना, हु वांट टू डेवलप ए प्रोडक्ट सर्विस, है ना। और जो वो लोग मिलते हैं, एक या दो इंडिविजुअल्स, तीन या ज़्यादा ग्रुप में, वो ये बिलीव करते हैं कि इसका डिमांड फ्यूचर्स में है या अभी है ना। या तो सोचते हैं कि होने वाला है आगे, या अभी है इसका डिमांड, यार ऐसा कुछ बनाओ। जैसे जोमेटो आया, उनको लगा यार कि लोगों के घर तक खाना पहुंचना चाहिए। व्हाट्सएप वाले को लगा कि यार आगे मोबाइल सबके हाथों में होगा, वो लोग व्हाट्सएप करेंगे, ऐसे मैसेज भेज देंगे, तुरंत ये हो जाएगा, पैसे नहीं लगेंगे, वीडियो कॉल कर पाएंगे, है ना। फिर उन्होंने लगा दिमाग कि हाँ इस पर पेमेंट गेटवे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि उनको पेटीएम, गूगल पे नहीं, सारा कुछ व्हाट्सएप में ही हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, रीच होता है कोई प्रोडक्ट या सर्विस। तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि स्टार्टअप क्या है, एक इनिशियल फेज है किसी कंपनी का, एकदम फर्स्ट स्टेज उसका ऑपरेशन का, जो कि फाउंडेड रहता है किसके थ्रू, या तो उसमें एक है या मोर देन वन इंटरप्रेन्योर्स। इंटरप्रेन्योर्स ये भी वर्ड आप काफ़ी सुने होंगे, न्यूज में कहीं पे भी सुनते होंगे, बिजनेसमैन या इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इंटरप्रेन्योर्स क्या है, वही लोग हैं जो इनोवेटिव आइडिया लगाते हैं कि ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करेंगे, मैंने वो आइडिया, इनोवेटिव आइडिया वाले लोग जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं स्टार्टअप को जनरेट करने बनाने में, है ना। लेकिन इसमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप हमेशा याद रखना कि ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कौन सा, ये वाला टर्म जो हम आपको देखो दिखा रहे हैं, दे बिलीव, है ना,
दे बिलीव देयर इज ए डिमांड। उनका ये बिलीव रहता है, क्योंकि देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो जब तक वो फील नहीं करेंगे, आप फील नहीं करेंगे, तो आप इंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे। आपको ये फील करना है कि हाँ यार इसका डिमांड अभी है, ऐसा प्रोडक्ट ऐसा सर्विस होना चाहिए। जैसे जोमेटो ने सोचा, फ्लिपकार्ट ने सोचा, व्हाट्सअप ने सोचा, फेसबुक ने सोचा, देखो कितनी जायंट कंपनी बन गए वो लोग। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसमें आइडिया, इनोवेशन, रिसर्च ये सब इन्वॉल्व होते हैं, है ना। उसके बाद इसमें कुछ टीम मेंबर्स होंगे, इन्वेस्टर्स भी होंगे इसमें। हाँ, ये जो पॉइंट है इसको देखो, इन्वेस्टर्स भी होंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर्स ऐसा है जो कि उसके पास आइडिया तो है, टेक्निकल स्किल्स तो है, वो कुछ करना तो चाह रहा है, लेकिन उसके पास उसको खड़ा करने के लिए छोटे मोटे जो भी चाहता है स्टार्टअप बनाना, कुछ छोटी कंपनी, कुछ पैसे तो लगेंगे, कुछ कैपिटल तो लगेंगे। तो उसको इन्वेस्टर चाहिए जो पैसे दे, उसको लगाए, है ना। और वो जो पैसे लगते हैं, जो इन्वेस्ट होते हैं, उसको वेंचर कैपिटल हम लोग बोलते हैं, आगे दिखेंगे आपको। मेंटर्स, मेंटर्स भी देखो यहाँ पे है। मेंटर्स क्या है? जो उसको हेल्प करेंगे, मेंटरिंग करेंगे, गाइड करेंगे। कुछ एडवाइजर होते हैं, एडवाइस देंगे वहाँ पे कि ऐसे करो, ऐसे करो, इससे ग्रोथ होगा, ये डिमांड है ना। तो ये टीम होती है, एक एंटरप्रेन्योर्स लोग का टीम होती है। और कुछ ऐसे पीपल्स में इन्वॉल्व रहते हैं जो कि ऐसे ही सेम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो जोमेटो वाले हैं, तो अपने थोड़े किए होंगे, वो साथ में साथ कुछ होटल वाले को इन्वॉल्व किए होंगे कि आपके पास कैसे कस्टमर आते हैं, आप कैसे सर्व करते हैं उसको, है ना। तो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो उससे, जिसमें आप प्रोडक्ट या सर्विस देना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड ऑलरेडी कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको गाइड करने के लिए, है ना। और साथ साथ में कुछ यूनिवर्सिटी भी आपको देखिए इकोसिस्टम में नज़र आ रहा है यहाँ पे। कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग रहते हैं, वो लोग भी काफ़ी स्टडी, जो पीएचडी वगैरह करते हैं किसी खास एरिया में, तो उनको गाइड करते हैं कि मैंने ये रीड आउट किया है, ये सर्वे किया है, जहाँ से ये निकल के आए, अभी लोगों का ये ऐसा डिमांड है ना। तो वो बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा डिमांड होने वाला है, ऐसा जो है ये दिखा रहा है आगे का सर्वे, या अभी जो लास्ट 10 ईयर्स का मैंने सर्वे ये देखा, अभी करंट सिनारियो में देख रहा है कि इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, लोगों के पास इंटरनेट पहुंच रहा है। तो ये जो भी आउटकम्स हैं ये लोग बताते हैं, है ना। बहुत सारी बिग कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। जैसे इंटरनेट भी एक सर्विस प्रोवाइडर, वो बोलते हैं कि हम चलो इंटरनेट देंगे, जैसे फेसबुक हुआ, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से फ्री किया था। एक बार सुने होंगे कि फेसबुक बोल रहा है कि आप करो तो इतने ही में डेटा पैक फेसबुक के लिए आपको अवेलेबल, देखे होंगे आपको भी क्या होगा, डेटा पैक फॉर फेसबुक ओनली। तो इस तरह से क्या होता है कि वो लोग कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते हैं इस चीज़ों को लेकर। उसके बाद अब टर्म आता है जो आपको समझाने वाले हैं। आपने टर्म सुना होगा, यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप। यही सब चीज़ें आपकी यूपीएससी में पूछ दिए जाते हैं, व्हाट इज यूनिकॉर्न्स। तो आप सोचते हैं यार यूनिकॉर्न्स तो कभी सुना नहीं है, स्टार्टअप्स तो चलो सुना, थोड़ा बहुत सुना था, लगता था कि कुछ ऐसा कंपनी वंपनी का नाम है। यूनिकॉर्न्स क्या है? तो यूनिकॉर्न कुछ नहीं है, ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन वैल्यूएशन जिसकी हो गई है। आप लगा, कोई इन्वेस्टर है वो अंदाजा लगा रहा है, या कोई उसको कंपनी को खरीदने वाला, ओवरटेक करने वाला है ना, तो उसकी जो ओवरऑल जो वैल्यू है यदि $1 बिलियन या उससे अधिक हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न्स। माने यूनिकॉर्न्स क्या है? एक कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन या उससे कुछ नहीं। आपको एकदम हेडेक नहीं लेना है, एकदम ऐसे ही चलना है। यूनिकॉर्न जैसे दिमाग में आया, यार कोई स्टार्टअप होगा $1 बिलियन की, उसकी वैल्यूएशन होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो लिखा हुआ, यूनिकॉर्न्स आर नॉर्मली कैरेक्टराइज्ड बाई रैपिड ग्रोथ, है ना। मैंने ऐसा यूनिकॉर्न जो कि लग रहा है कि हाँ रैपिड ग्रोथ है यार, $1 बिलियन की जो है इसकी वैल्यूएशन हो गई है ना। यूजुअली अचीव दियर वेल्थ थ्रू ए सीरीज ऑफ वेंचर कैपिटल, इसी के बारे में बात कर रहा था। ये जो वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल बैक्ड, मतलब ये जो $1 बिलियन की कंपनी बनी, तो ये कैसे बनी? उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया, इसका मतलब कुछ लोग पैसे लगाए हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका रेडी है, उसकी ओवरऑल वैल्यूएशन जो है, तो जो कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट है, उसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। और ये वेंचर कैपिटल क्या होता है? आपको बताए हैं कि वेंचर कैपिटल किसको बोलते हैं? जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट किया उसमें, है ना, इन्वेस्टमेंट जो किया है। तो ये प्राइवेट, एक तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रहता है ना।
तो इसी को बोलते हैं जो इंडिविजुअल किसी ने ग्रुप्स ने जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया उस स्टार्टअप में, जिसको $1 बिलियन तक पहुंचाया है या उससे ऊपर पहुंचाया है, तो जो इन्वेस्टमेंट है, जो वैल्यू है उसकी, उसी को बोलते हैं वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल बैक्ड ये सब कंपनी होती है, फंडिंग राउंड्स। तो आगे हम देखते हैं और क्या हम आपको बताते हैं कि वेंचर कैपिटल है क्या। देखो इसका फॉर्मल डिफिनीशन भी यहाँ पे हम लिखे हैं कि स्टार्टअप कंपनी विथ ए पोटेंशियल टू ग्रो। ऑफ कोर्स उसमें पोटेंशियल है तब तो $1 बिलियन तक पहुंची है ना, या उससे ज़्यादा भी पहुंच सकता है। जो ग्रो कर रही है, जिसमें पोटेंशियल ग्रो करने की, तो उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट रहता है। और वेल्थी इन्वेस्टर जो है लाइक टू इन्वेस्ट, क्योंकि वो देखते हैं यार हाँ कंपनी बढ़ रही, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। हम नॉर्मल बैंक में पैसे क्यों लगाएंगे, उसमें तो 5% 10% का ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। इसमें तो यार लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, हम बिलेनियर बन सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप वालों ने जब लगाया होगा पैसे अपने मिलजुल के, तो सोचा होगा कभी कि फेसबुक जैसा मर्ज होगा, जब कंपनी खरीद लेगा हमको, इंस्टाग्राम ये सब जो है क्या है। तो ऐसे ही वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें गए, अपना इन्वेस्ट किए, और वो आज जाके उसके देखो कितने बड़े मालिक हो गए, कितने बिलियनियर्स बन गए, है ना। तो दिस कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल, है ना। और वो जो इन्वेस्ट करते हैं उसको वेंचर कैपिटलिस्ट बोलेंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने ये भी लिखा है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि हर एक का स्टार्टअप का एक कोई गारंटी नहीं कि वो आगे जाके इम्प्रेसिव रिटर्न दे। कभी कभी फेलवर भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन हाँ, यदि सक्सेस किए तो ये कैपेबल है गिविंग इम्प्रेसिव रिटर्न। बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं आपको, बहुत नीचे से ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपने व्हाट्सअप और जोमेटो और इस तरह से इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस तरह से कंपनी से आप फ्लिपकार्ट देखो तो कैसे कैसे लोगों, पेटीएम, ऐसे ऐसे मैंने कंपनी है जो कि कहाँ से स्टार्ट किया हुआ कहाँ पहुंच गया, है ना। तो इम्प्रेसिव रिटर्न है कि नहीं है। अच्छा, वेंचर कैपिटलिस्ट जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि हैव पावर टू इन्फ्लुएंस मेजर डिसीजन ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो इन्वेस्ट किए हैं, अपना पैसा लगाए हैं, तो वो इन्फ्लुएंस भी करेंगे मेजर डिसीजन को कंपनी में, है ना। कि कंपनी जो भी पॉलिसी बनाती है कि हमको ऐसे चलना है, आगे करना है, तो जो मनी स्टैक होल्डर वहाँ पे उनका भी कुछ ना कुछ दबदबा तो रहता ही होगा, तो मेजर डिसीजन में उनका इन्फ्लुएंस रहता है, ऑफ कोर्स रहता है। अच्छा, उसके बाद यदि पूछा जाए कि कैन ओनली ए स्टार्टअप बी यूनिकॉर्न, तो यस, ओनली स्टार्टअप को ही हम यूनिकॉर्न्स बोल सकते हैं, है ना। यूनिकॉर्न्स कोई अचानक से ऊपर से नहीं आ जाते, वो पहले स्टार्ट होते हैं, यूनिकॉर्न्स लेते हैं, फिर आगे और बताते हैं कि यूनिकॉर्न्स के बाद जब अगला फेज जो $1 बिलियन से और ऊपर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो देखो डेकाकॉर्न्स। जैसे ही $1 बिलियन से $10 बिलियन, $10 बिलियन के जैसे ही क्रॉस कर गया तब उसको हम लोग यूनिकॉर्न से क्या बोल देते हैं, डेकाकॉर्न्स, है ना। अभी देखो मोर देन 30 डेकाकॉर्न्स है पूरे वर्ल्ड में, जिसका की वैल्यूएशन $10 बिलियन से अधिक हो चुकी है। देखो जैसे ड्रॉप बॉक्स है, स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स का आपने नाम सुना होगा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, से बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। ये स्पेस, प्राइवेट स्पेस में काम करने वाली एक कंपनी है जो सैटेलाइट वगैरह बना रही है गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके, लेकिन ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। ये क्या है, डेका कौन सी है, शुरू में स्टार्ट किया होगा, फिर इसने स्पेस वाले टेक्नोलॉजी में अपना कदम, बीबर्क, स्ट्राइप, क्लारना, है ना, ये सब सारे डेका कॉन्स हैं। उसके बाद ये देखो, मैंने आपके लिए फिर से समरी एक बना दिया कि बस सिंपल टर्म में समझो, यूनिकॉर्न क्या है, $1 बिलियन या उससे ऊपर की वैल्यूएशन जो हो चुकी है ना जिस कंपनी को, डेकाकॉन किसको बोलेंगे, $10 बिलियन का वैल्यूएशन जिसका हो चुका है या उससे ऊपर का। वैसे ही हेक्टोकॉर्न, ये सब यही सब टर्म आएंगे आपके स्टेट पीसीएस ऐसे पूछ देगा इंटरव्यू में क्या होता है, तो आप नहीं सुन, वो सुनना चाहेगा आपके। जैसे ही डेकाकॉन बोला, $10 बिलियन के स्टार्टअप आप बोल दोगे, बस खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ यार ये जानता है, कंसेप्ट क्लियर है। आलतू फालतू इधर घुमाना नहीं है, आपको लपेटा लपेटी नहीं करने है कि सर डेका मतलब तो जानते हैं 10 होता है, कौन मतलब नहीं समझ रहे, मक्का है कि क्या, ऐसे नहीं। डेका कौन मतलब इंडियन इकोनॉमी में 10 बिलियन की वैसी स्टार्टअप कंपनी को हम डेका कौन बोलते हैं। हेक्टोकॉन मतलब $100 बिलियन। अब देखो फिर से मैंने लिखा है यहाँ पे
एक चीज यहाँ पे मैं ऐड कर दिया हूँ, नरवाल। ये जो कंपनी है ना, नरवाल, ये एक्चुअली यूनिकॉर्न ही है, लेकिन कनाडा में जो यूनिकॉर्न है ना उसको नरवाल बोलते हैं, और कुछ आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। कनाडा में यूनिकॉर्न माने $1 बिलियन की कंपनी को ही ना नरवाल बोला जाता है, और कुछ नहीं है। बाकी यूनिकॉर्न आपने जाना ही, ये सब कंपनी के लिस्ट है। डेकाकॉर्न $10 बिलियन की वैल्यूएशन की कंपनी। हेक्टोकॉर्न आपको बता ही दिया, 100 बिलियन से ऊपर की, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक। देखो हेक्टोकॉर्न ये सब स्टार्टअप ही आगे जाके ग्रो करके मैच्योर्ड कंपनी, और $10 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन हो गई। नीचे देखो आपको लिखा हुआ है ना, इसको आप देख लेना, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यूनिकॉर्न जो 2003 है ना, जिसके बाद फंडेड हुआ है स्टार्टअप, और जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन, क्योंकि बहुत पहले से जो है $1 बिलियन हो गई वो नहीं, वैसे स्टार्टअप जो 2003 में, ये यही सब की पॉइंट है। थोड़ा सा यदि आप मेंस में लिख देते हो ना, तो और एक्स्ट्रा नंबर आप अचीव करते हो दूसरे लोगों से, कि वैसे स्टार्टअप जो 2003 के बाद सेटअप हुई है, और वो अचीव कर ली है $1 बिलियन+ की वैल्यूएशन। वैसे ही नरवाल जो कनाडियन, जो मैंने बोला यूनिकॉर्न, उसका बोल रहा है कि जो 99 के बाद सेटअप हुआ है, सेम एज ए यूनिकॉर्न, $1 बिलियन का वैल्यूएशन हो चुका है। डेकाकॉर्न उसी कंपनी, इसमें कोई टाइम, ये डेकाकॉर्न हेक्टोकॉर्न में कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन आपको यूनिकॉर्न वाला खास करके इंडिया के रेस्पेक्ट में आपको ये बोलना है कि 2003 के बाद जो सेटअप हुई है स्टार्टअप, और जिसकी वैल्यू $1 बिलियन हो गई, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। हेक्टाकॉर्न आप सिंपली याद रखो, $100 बिलियन से ऊपर की। तो कुछ स्कीम्स भी इंडियन गवर्नमेंट में लॉन्च की है उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मेक इन इंडिया एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का भी मैंडेट है, ताकि हम एक्सपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्चुअली सॉरी, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें, है ना। इस हम आगे बताएंगे, ये सब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेक्स रिजर्व को सेव करना, ये सब क्या होता है। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप को इंकरेजमेंट देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इनोवेटर्स हैं, जो छोटे छोटे कंपनी जो स्टार्ट हो रही, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको इंकरेजमेंट करने के लिए, ताकि उसको कुछ सहूलियत मिले गवर्नमेंट से, ताकि वो आगे बढ़ पाए, है ना। तो बहुत सारे स्कीम है, समृद्धि स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, एस्पायर, मुद्रा बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, अटल इनोवेशन मिशन, ई बीज पोर्टल, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, DRDF। तो इस तरह के बहुत सारे स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई है, और ये बहुत सारे स्टार्टअप्स को फ़ायदे भी हुए हैं। इसमें बहुत सारे टैक्स रिबेट हैं, इतने दिन तक आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये लोन मिलेगा। तो ये सारे हम धीरे धीरे करके आपको अगले सीरीज वगैरह में हम लाएंगे। तो अभी बस इतना ही रखते हैं, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, ये सब आप इसका रिवीजन कर लो। अगले सीरीज में हम ऐसे ही एकदम लेटेस्ट टॉपिक लाएंगे, और धीरे धीरे आपको इसी तरह से वेंचर कैपिटल बीच बीच में टर्म आएंगे, आपको समझाते जाएंगे। ओके, थैंक यू।